दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज जनरली प्रिफर्ड फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट ऑन डीसी जनरेटर। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जिसे हम प्रिफर्ड करते हैं डीसी जनरेटर में लार्ज करंट के लिए। तो दोस्तों ऐसी वाइंडिंग है हमारी लैप वाइंडिंग। Lap winding is preferred for generating large current and low voltage on DC generator because lap winding carries more current as it has more number of parallel path। तो दोस्तों लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा होता है, तो हम इस वाइंडिंग को यूज करते हैं लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए। फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग इसमें जो बैक पिच होती है वो हमारी फ्रंट पिच से ज़्यादा होती है। वहीं दोस्तों रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में हमारी जो फ्रंट पिच होती है वो ज़्यादा होती है बैक पिच से। दोस्तों आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, EG इज इक्वल टू 5P/60 A। तो दोस्तों ये जो आप A देख रहे हैं ये है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो लैप वाइंडिंग के लिए दोस्तों ये जो आपके इक्वल होते हैं वो पोल के इक्वल होते हैं। इट मीन्स इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल। वहीं दोस्तों वेव वाइंडिंग में ये जो होते हैं वो हमेशा 2 के इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए डीसी मशीन in which series field and shunt field winding in the poles produces magnetic flux in the same direction so that the resultant air gap flux increases with increasing load is also known as। तो दोस्तों एक डीसी मशीन है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग यूज़ की है। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी मशीन हो गई? ये हमारी हो गई कंपाउंड मशीन। अब दोस्तों इसमें क्या कहा है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इनका दोनों का जो फ्लक्स है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए लिखा है एयर गैप फ्लक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लोड इज आल्सो नोन एज। तो लोड के बढ़ने से यहाँ पर जो एयर गैप फ्लक्स है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों ये कौन सा जनरेटर होगा? तो दोस्तों ये जनरेटर होगा हमारा कम्यूलेटिवली कंपाउंड जनरेटर। इन ए कंपाउंड जनरेटर द शंट फील्ड इज स्ट्रोंगर देन द सीरीज फील्ड। तो शंट जो कंपाउंड जनरेटर है इसमें जो शंट फील्ड है वो स्ट्रोंगर देन द सीरीज फील्ड। व्हेन सीरीज फील्ड एड्स द शंट फील्ड जनरेटर इज सेड टू बी कम्यूलेटिव कंपाउंड। तो इसमें जो हमारा फ्लक्स है वो अगर यहाँ पर ऐड हो रहा है शंट फील्ड में सीरीज बाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो अगर ऐड हो रहा है तो ये जनरेटर हमारा कहलाएगा कम्यूलेटिव कंपाउंड। वहीं दोस्तों ये अगर हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है या अपोज हो रहा है तो ये जनरेटर हमारा कहलाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड। अब देखिए दोस्तों कम्यूलेटिव कंपाउंड के लिए यहाँ पे हमने दिखाया है कि इसका जो फ्लक्स है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है। वही डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के लिए यहाँ पे जो फ्लक्स है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर लॉस्ट एज हीट इन द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन। तो दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जिसे जाना जाता है पावर लॉस्ट के नाम से? सॉरी बाइंडिंग नहीं, इसमें से यहाँ पे ऐसा कौन सा लॉस है जो कि यहाँ पर पावर लॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आर्मेचर और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसमें हीट को प्रोड्यूस करता है। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है दोस्तों तो वो लॉस की वजह से ही तो हो रही है। देखिए
तो दोस्तों ये हमारा होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इज द पावर लॉस एज हीट इन द वाइंडिंग। तो इसे हम कॉपर लॉस के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉइल्स ऑफ ए डीसी आर्मेचर और डीसी फील्ड। तो ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये आपका होता है फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉइल ऑफ डीसी आर्मेचर और डीसी फील्ड। तो ये जो डीसी आर्मेचर या डीसी फील्ड है, इसमें जो हमारी करंट फ्लो हो रही होती है, ये उसकी वजह से होता है। दिस लॉस वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ करंट द आर्मेचर और फील्ड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर और फील्ड कॉइल। दोस्तों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे ये जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके है? स्क्वायर ऑफ द करंट। और ये जो आपका आर है ये आपका फील्ड वाइंडिंग का भी हो सकता है या फिर ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग का भी हो सकता है। द डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर इज यूज फॉर। तो दोस्तों जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है वो उसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं दोस्तों? उसका यूज़ हम करते हैं आर्क वेल्डिंग में। द जनरेटर यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस शुड हैव हाई करंट एंड लो वोल्टेज। तो दोस्तों अगर हम वेल्डिंग पर्पस से अगर हम लोग जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें हाई करंट और लो वोल्ट की ज़रूरत होगी। इट कैन बी ऑब्टेन बाई डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसे हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर से प्राप्त कर सकते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर है ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इट्स टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज एज द लोड करंट इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी मशीन आयरन लॉसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। तो दोस्तों डीसी मशीन में जो आयरन लॉस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ वेरिएशन इन। मतलब इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके वेरिएशन घटने या बढ़ने से जो आयरन लॉस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जो लोड होता है उसके घटने या बढ़ने से आयरन लॉस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इन ए डीसी मशीन आयरन लॉसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन लोड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट लॉस। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये बिल्कुल कांस्टेंट या फिक्स्ड होते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस या फिर इनको फिक्स्ड लॉसेस भी बोलते हैं। इन ए डीसी मशीन कॉपर लॉस इज वेरीज विद लोड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड वेरिएबल लॉस। तो डीसी मशीन में जो कॉपर लॉस होते हैं वो यहाँ पर वेरीज होते हैं, वेरीज चेंज हो जाते हैं लोड के चेंज होने से, तो इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लॉस। कॉपर लॉस को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लॉस। वहीं दोस्तों आयरन लॉस को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लॉस या कांस्टेंट लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीसी वाइंडिंग्स। तो इनमें से डीसी वाइंडिंग कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे हमारी लैप वाइंडिंग जो है वो डीसी वाइंडिंग है। द आर्मेचर वाइंडिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ड्रम टाइप। तो आर्मेचर में हम ज़्यादातर जो है ड्रम टाइप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। देर आर टू टाइप्स। अब ये जो ड्रम टाइप होती हैं हमारी टू टाइप की वाइंडिंग होती हैं, दो टाइप की हमारी यहाँ पर वाइंडिंग होती हैं ड्रम टाइप, जो कि पहला टाइप है इसमें लैप वाइंडिंग और दूसरा टाइप है यहाँ पर वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट। लैप वाइंडिंग को हम लोग यूज़ करते हैं लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए। साथ ही दोस्तों लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पोल के। वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग कहाँ यूज़ करते हैं? वेव बाइंडिंग इज यूज फॉर
हाई वोल्टेज एंड लो करंट। तो वेव वाइंडिंग को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? हाई वोल्टेज एंड लो करंट। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं, ऑलवेज फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग। अगर सिंगल लेयर वाइंडिंग है तो हमेशा इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो यहाँ पर 2 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर विल। देखिए डीसी शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें अगर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? इंक्रीज द स्पीड ऑफ द जनरेटर, ये दोस्तों नहीं होगा। इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर, देखिए होगा क्या, मैं आपको बताऊं। डीसी शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें अगर हम रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो करंट है हमारी वो कम हो जाएगी। करंट के कम हो जाने से हमारी जो फील्ड है वो कम हो जाएगी। इससे जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन, डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टू एडेड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में अगर हम फील्ड वाइंडिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, इससे टर्मिनल वोल्टेज विल बी डिक्रीजेज बिकॉज फ्लक्स, जो शंट वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब भाई जब हम रेजिस्टेंस को यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे तो करंट जो है वो हमारी कम हो जाएगी और फ्लक्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो वो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो भी कम हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं फार्मूला, ई जी इज इक्वल टू 5p/Zn/60 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा तो इसकी वजह से ई जी भी तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ई जी हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा ड्यू टू लेस फ्लक्स। अब जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका जो फ्लक्स है वो कम हो गया, इसकी वजह से शंट फील्ड फ्लक्स विल बी रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा। वहीं ड्यू टू द लेस फ्लक्स ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग ई जी विल बी रिड्यूस। तो वही मैंने बताया था कि फ्लक्स के कम हो जाने से यहाँ पर जो ई जी है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू लेस ई जी टर्मिनल वोल्टेज वी विल बी रिड्यूस। अब यहाँ पे जो जनरेटेड ईएमएफ है वो यहाँ पर अगर कम हो जाता है तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मशीन एक्ट एज ए। डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर होता है वो किसकी तरह एक वर्क करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी जो चारों ऑप्शन है वो यहाँ पर रेक्टिफायर के दिए हुए हैं। इस पर कोई भी ऑप्शन जो है वो कोई भी इन्वर्टर का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डीसी मशीन है वो यहाँ पर एक जनरेटर है, और जनरेटर के केस में जो कम्यूटेटर होता है वो हमारा एक एसी को डीसी में चेंज करता है, और ये काम हमारा करता है एक रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये जनरेटर के केस में हमारा कम्यूटेटर वर्क एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए, द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मशीन एक्ट एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। द कम्यूटेटर ऑन द डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। तो यहाँ पे जो एसी है वो उसको कन्वर्ट कर देता है एक पल्सेटिंग डीसी में। The commutator ensured that the current from the generator always flow in one direction। तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो जनरेटर में जो करंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर डज नॉट नीड इक्वलाइजर्स फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन। तो दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा जनरेटर है जो कि पैरेलल ऑपरेशन के टाइम इक्वलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है? पैरेलल ऑपरेशन में इक्वलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों वो है यहाँ पर अंडर कंपाउंड जनरेटर।
फॉर पैरेलल ऑपरेशन जनरेटर मस्ट हैव सेम पोलरिटी एंड ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए सेम पोलरिटी होनी चाहिए और ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेटर, अब कौन कौन से ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेटर हैं? तो दोस्तों शंट जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर, ये दोनों ही दोस्तों जो है ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। वही दोस्तों राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें जनरेटर की, तो दोस्तों सीरीज जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ये यहाँ पर जो जनरेटर हैं ये राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। इन पैरेलल ऑपरेशन राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेटर्स आर यूज्ड। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए हम लोग इन पैरेलल ऑपरेशन राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेटर आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ इक्वलाइजर्स। सो फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अंडर कंपाउंड जनरेटर नो नीड ऑफ इक्वलाइजर्स। देखिए, अगर हम राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जनरेटर को अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो हमें इक्वलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर हम लोग एक ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जनरेटर का मतलब प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इक्वलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अंडर कंपाउंड जनरेटर नो नीड ऑफ इक्वलाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन अंडर कंपाउंड जनरेटर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रशेस आर प्रोवाइडेड इन डीसी मशीन फॉर। भाई डीसी मशीन में जो ब्रशेस होते हैं वो किस लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं? प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। ब्रशेस आर प्रोवाइडेड इन डीसी मशीन फॉर प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। तो जो करंट है उसके फ्लो के लिए पाथ को प्रोवाइड कराने के लिए हम यहाँ पर ब्रश का जो है प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ब्रश प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। जनरली ब्रशेस यूज्ड इन डीसी मशीन इज मेड ऑफ कार्बन। तो जनरली क्या होता है, डीसी मशीन में हम जो ब्रश यूज करते हैं वो बनाए जाते हैं कार्बन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू रिवर्स द पोलरिटी ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए डीसी जो यहाँ पे लिखा है, इन ऑर्डर टू रिवर्स द पोलरिटी ऑफ डीसी जनरेटर। हमें जो डीसी जनरेटर है उसमें जो हमें ईजी है, ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ है, उसकी अगर हमें पोलरिटी अगर हमें चेंज करनी होगी या रिवर्स करनी होगी तो हमें क्या करना चाहिए? फील्ड करंट शुड रिवर्स, फील्ड करंट शुड बी इंक्रीज। देखिए दोस्तों, फील्ड करंट शुड बी रिवर्स। अगर हम फील्ड करंट को यहाँ पर अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो यहाँ पर जो ईजी है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ओनली वन यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन ए डीसी जनरेटर इफ़ वी रिवर्स द फील्ड करंट देन द पोलरिटीज ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इज रिवर्स एज द करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई इसमें जो क्या करंट होगी वो इस अब जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। दैट मीन्स वी कैन से दैट ईजी जो है वो यहाँ पर वो ईजी की जो पोलरिटी है वो यहाँ पर चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ ए जनरेटर, सीरीज जनरेटर। एक सीरीज जनरेटर है उसका सेल्फ एक्साइटेशन कब हो सकता है? इज पॉसिबल ओनली व्हेन लोड करंट इज जीरो? नहीं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट? इज नॉट पॉसिबल। इज पॉसिबल ओनली व्हेन लोड करंट इज नॉट ज़ीरो। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ एक्साइटेशन जो है सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ ए सीरीज जनरेटर इज पॉसिबल ओनली व्हेन लोड करंट इज नॉट ज़ीरो। लोड करंट जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। A self-excitation of a series generator is possible only when load current is not zero. Series field winding, less number of turns of thick wire. तो भाई जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो हमारे कम टर्न्स के मोटे तार का यूज़ करके बनाई जाती है।
क्योंकि इसमें लोड करंट जो है वो हमारी फ्लो हो रही है। अब देखिए, फील्ड कॉइल कनेक्टेड टू द आर्मेचर इन सीरीज। अब सीरीज जनरेटर में हम जो फील्ड कॉइल है उसको कहाँ कनेक्ट करते हैं, हम आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। Thus, the full load current flow through the series and field is excited by the same load current. अब सीरीज जो जनरेटर है उसमें एक ही करंट हमारी फ्लो होती है, लोड करंट हमारी फ्लो हो रही है सीरीज जनरेटर में। फुल लोड करंट फ्लो थ्रू द सीरीज एंड फील्ड इज एक्साइटेड बाय द सेम लोड करंट। देखिए, ये हमारा है यहाँ पर आर्मेचर, ठीक है, ये हमारी है सीरीज वाइंडिंग, और यहाँ पे हमारा ईजी जनरेट हुआ है, और ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, ये है हमारी आरएसी सीरीज वाइंडिंग। तो इसे हमने आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किया है, और जो करंट होगी वो इसमें हमारी एक ही करंट फ्लो होगी। यहाँ पे IA जो है वो हमारी IL के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोड को लगा देते हैं तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ आयरन लॉसेज इन ए DC जनरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ आयरन लॉसेज इन ए DC जनरेटर। देखिए, जो मतलब DC जनरेटर में जो हमारे आयरन लॉसेस हैं उससे क्या इफ़ेक्ट, उसके मतलब उससे क्या चीज़ जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगी। तो देखिए, कोर गेट्स एक्सेसिवली हीटेड, एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेज। देखिए, अगर आपके यहाँ पर आयरन लॉसेस हो रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एन इफेक्ट ऑफ आयरन लॉसेस इन ए DC जनरेटर। भाई DC जनरेटर में हमारे कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं आयरन लॉसेस से। कोर गेट्स एक्सेसिवली हीटेड, ठीक है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर राइजेस, द टर्मिनल वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज इज एन इफेक्ट ऑफ आयरन लॉस इन DC जनरेटर। तो DC जनरेटर में जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। क्रिटिकल रेजिस्टेंस इन ए DC जनरेटर इज इंक्रीज्ड बाय। क्रिटिकल रेजिस्टेंस को हम DC जनरेटर में किसके द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, कीपिंग फील्ड रेजिस्टेंस कांस्टेंट, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग फील्ड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, इंक्रीजिंग स्पीड, अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस इन ए DC जनरेटर इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग स्पीड बिकॉज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। देखिए, EG इज इक्वल टू क्या होता है, हमने आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा K∅N, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा होता है फील्ड वाला, ठीक है, फील्ड फ्लक्स। अब फाई इजकल टू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IF के। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे EG/IF, ये हमारा N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और वहीं दोस्तों ये हमारा कहलाता है RC, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RC जो है वो हमारे N के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो RC जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N के। तो अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ से जो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द शंट जनरेटर will build up voltage only if field circuit resistance is less than critical field resistance। तो जो शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर में हमारा वोल्टेज तभी बनेगा, तभी बिल्डअप होगा जब फील्ड रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, ठीक है। यानी कि RF जो है वो हमारा लेस देन होगा RC से।
अब ऐसा क्यों? देखिए, आर एफ यहाँ पर अगर हमारा ज़्यादा हो जाता है तो, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर आर एफ ज़्यादा हो जाएगा, आर एफ अगर हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो इससे हमारी जो आई एफ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और आई एफ के कम हो जाने से हमारा जो फाई एफ जो है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो ई जी है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा आर एफ जो है वो हमारा कम होना चाहिए आर सी से, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इन एन ओवर कंपाउंडेड जनरेटर विद रिस्पेक्ट टू नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इन एन ओवर कंपाउंडेड जनरेटर विद रिस्पेक्ट टू नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। देखिए दो कंडीशन है, एक है हमारा नो लोड पर और एक कंडीशन है हमारी फुल लोड पर, ठीक है। फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज, और ये जनरेटर कौन सा है हमारा, ओवर कंपाउंडेड जनरेटर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि अगर हम लोड को इंक्रीज़ करते हैं तो इससे जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता जाता है, वहीं नो लोड पर जो वोल्टेज है उससे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इन एन ओवर कंपाउंडेड जनरेटर with respect to no load terminal voltage is more. Compound generator are a combined form of shunt and series generator. तो कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं वो हमारे सीरीज और शंट वाइंडिंग को जोड़कर ही हमारे बनाए जाते हैं, इन दोनों ही वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। द शंट फील्ड इज पैरेलल टू द आर्मेचर and series field is added to the series of the armature। तो जो शंट फील्ड है वो हमारा जो है आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है, और जो सीरीज फील्ड है वो यहाँ पर हमारी आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती है। द शंट फील्ड ऑफ ए पैरेलल टू द आर्मेचर एंड द सीरीज फील्ड इज एडेड टू सीरीज ऑफ द आर्मेचर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोर।